हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज का ये जो क्लास होने वाला है ये आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी के स्टूडेंट के लिए। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और आज हम आपको इम्पोर्टेंट समरी बताने वाले हैं जो कि आपके 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसमें काम आएगा ये बहुत ज़्यादा। तो चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें क्या होता है कि इसमें आपको समझने से पूरा चैप्टर होता है उसको आपको क्लियर हो जाता है। यानी कि पूरे मान के चलिए कोई आपका स्टोरी होता है, कोई आपका स्टोरी होता है, उसको आपको पूरे अच्छे तरीके से शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, उसको ही समरी कहते हैं। तो समरी जो होता है आपके एग्जाम में वो 10 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का समरी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट समरी है 3 चैप्टर आपको बताएंगे, 3 चैप्टर का हम समरी बताने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक सबसे जो पहला चैप्टर है वो है द सोल्जर। सबसे पहले हम 10 सोल्जर की समरी के बारे में बात करेंगे। तो इसको रूपर्ट ब्रूक जो लिखे हुए हैं इसके बारे में। उसके बाद जो समरी है उसको देखेंगे, यानी कि आप अच्छे तरीके से, ज़्यादा नहीं, आपका आधा घंटे का आपका एक क्लास होने वाला है। तो उसके बाद क्या होगा, आप चले जाइएगा, पहले अच्छी से इसको पढ़ लीजिए। सबसे पहले देखिए कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तब भी कोई बात दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम हिंदी में भी बताते चलेंगे। क्या करेंगे, हिंदी में भी बताते चलेंगे, जिसके कारण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए शुरू से में क्या कहा जा रहा है, आपको लिखना कैसे है। शुरू में सबसे पहले लिखना है, द सोल्जर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें है कि द सोल्जर का जो सबसे हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है सैनिक। द सोल्जर का जो मतलब क्या होता है हिंदी में, इसका होता है सैनिक। तो सैनिक एक बहुत सुंदर सोनेट है। सैनिक जो है एक बहुत सुंदर सोनेट है। चलिए हम आपको पहले सोनेट के बारे में बात करते हैं। सोनेट होता क्या है, ये आपका सोनेट देखते होंगे आपको, ये सोनेट होता क्या है। चलिए इसके बारे में बात करें सोनेट में, तो ये आपका होता है जो सोनेट होता है यहाँ पर 14 लाइन का एक कविता होता है। 14 लाइन का, इसमें जो 8 लाइन का होता है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, और जो 6 लाइन का होता है उसे हम सिस्टेव कहते हैं, सिस्टेट। तो ये पूरे समझ गए होंगे। तब आइए इसको देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि दिस सोनेट इज फुल ऑफ पैट्रोटिज्म, यानी कि जिसे रूपर्ट ब्रूक के द्वारा संकलित किया गया है, यह सोनेट पूरी तरह से देशभक्ति से भरा हुआ है। यानी पैट्रोटिज्म का जो मतलब होता है देशभक्ति, आपको मीनिंग बताते चलेंगे तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। पैट्रोटिज्म यानी कि देशभक्ति से क्या हुआ, ये आपका पोएम है, ये पूरे देशभक्ति से भरा हुआ है। रूपर्ट ब्रूक जी अपने बारे में बात करते हैं, और ये क्या है, तो ये एक वॉर पोएम है। ये वॉर पोएम है एक प्रकार का। जो कवि भी है ये भी वॉर पोएट ही है। तो है कि कवि एक अंग्रेजी सैनिक की भावनाओं, द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर हु गोज टू अ फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर हिज ओन कंट्री। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि कवि एक अंग्रेजी सैनिक की भावनाओं का वर्णन करते हैं, उनके इमोशन का वर्णन करते हैं। भावना के तहत बोलते हैं कि जो ये बोलते हैं कि जो हमारा जो हम किसी दूसरे देश गए हुए लड़ने के लिए, वहाँ पे अगर हमारा मृत्यु हो जाता है, हम शहीद हो जाते हैं, तो जो इंग्लैंड का जो कोना छोटा सा होगा उसमें हमको क्या कर दफनाया जाएगा, वो जो कोना होगा ना वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इंग्लैंड के हैं, और इंग्लैंड के जो वहाँ पे सांस लिए हुआ पे हमारा जन्म जो भी हुआ वो पूरा हुआ, इसीलिए क्या करते हैं वहाँ पे हो जाएगा। यही बात करते हैं जो अपने देश के लिए लड़ने के लिए एक विदेशी देश में जाता है। तो यानी कि हु गोज टू अ फॉरेन कंट्री टू फाइट फॉर हिज ओवन कंट्री। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अगले पैराग्राफ पर चलिए आते हैं। अब आइए, दे फील्स दैट इफ ही एडिक इन बेटर द पीस ऑफ फॉरेन लैंड वेयर ही विल बी ब्रूड विल फॉरएवर बिलोंग्स टू इंग्लैंड। एंड क्या इसका मतलब है, दे फील्स दैट इफ ही साइड इन बैट द पीस ऑफ फॉरेन लैंड वेयर ही विल बी ब्यूरिड विल फॉर एवर बिलोंग्स टू इंग्लैंड। इसका मतलब है कि उन्हें लगता है, दे फील्स दैट उन्हें लगता है कि अगर युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाएगी, इफ ही सीड इन बैटर, यानी कि बैटर इसको युद्ध को बोलते हैं, जब उस युद्ध में मृत्यु हो जाएगी तो वह विदेशी भूमि का जो भी विदेशी भूमि फॉरेन लैंड विदेशी भूमि का जो टुकड़ा होगा जहाँ उन्हें वजन दफनाया जाएगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे दफना हो जाएगा, दफन जो वहाँ पर दफनाया जाएगा वो जो कोना होगा वो इंग्लैंड का हो जाएगा, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा जो कोना में उनको दफनाया जाएगा। तो ये अपने इमोशन के तूत अपने भावना की तरह बोलते हैं। ऐसे को बोलता नहीं कि अरे ये मेरा है, ये मैं, इसी प्रकार से वो अपने भावना को बोले। ऐसा नहीं है कि वो दफनाया जाएगा वो उनका ही हो जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो अपने भावना को अपने प्रति देशभक्ति दिखा रहे हैं। क्योंकि आपको एक ही है जो आपका देशभक्ति आपका ये पोएम है, बाकी सब तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ पर आइए। अब आपका क्या कहा जा रहा है, he considers the piece of foreign land to be England because he was born and brought up in England।
इसका मतलब है वह विदेशी भूमि के टुकड़े को इंग्लैंड मानते हैं, यानी जहाँ हमको दफनाया जाएगा वो उसको इंग्लैंड समझते हैं, क्योंकि उनका जो जन्म है और पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ था। जो आपका दूर देश का वो अपने देश के प्रति देशभक्ति दिखाया गया कि हम लोग इंडिया के, तो हम लोग इंडिया के प्रति बहुत सारा देशभक्ति दिखाते हैं। और ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज सीन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज कंट्री फॉर एवरीथिंग ही गोट देयर, द फ्लावर्स, द एयर he breathes, the laughter or that vivid dance from France। यानी इसका मतलब हुआ कि वह विदेशी भूमि के टुकड़े को इंग्लैंड मानते हैं। यहाँ से क्लियर, ही ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज सीन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब वह अपने देश के प्रति अपनी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का जो मतलब होता है आपका होता है कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं ऑफ हिज कंट्री फॉर एवरीथिंग, यानी जब उन सभी चीज़ों के लिए जो उसे ही गोट देयर द फ्लावर, उसे वहाँ मिला फूल, फूल वहाँ मिला था किस लिए, उनको प्यार करने के लिए फूल मिला था, वह हवा जिसमें वह सांस लेता है फूल, यानी कि द एयर ही ब्रीथ्स, द लॉटर दैट बेस्ट दैट फ्रॉम फ्रेंड्स, यानी कि वो हंसी जो दोस्तों से मिली, वो हंसी जो कि दोस्तों से मिली, इन सब का क्या करता है कि इसलिए वो कृतज्ञता महसूस करा रहे हैं इंग्लैंड को। और लास्ट में आपको क्या करना है, अंत में आपको अंत में कैसे लिखना है, तो अंत में आपको लिखना है कि फाइनली दिस इज एन ऑसम पोएम, क्योंकि लास्ट में लिखना जरूरी है, तभी आपको एग्जामिनर को लगता है कि हाँ कुछ बच्चा पढ़ा हुआ है, कुछ जानकारी है, तब ये लिख रहा है। फाइनली दिस इज एन ऑसम पोएम बाय रूपर्ट ब्रूक वेयर ही शोज द पोएट ग्रेट लव फॉर हिज मदरलैंड, यानी इसमें कहा जाएगा अंततः यह रूपर्ट ब्रूक की एक अद्भुत कविता है, जिसमें उन्होंने कवि के अपनी मातृभूमि के प्रति महान प्रेम को दर्शाया है। और चलिए रूपर्ट ब्रूक के बारे में कुछ हम जानते हैं। चलिए ये है आपका रूपर्ट ब्रूक, ये आपका है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक सबसे पहले जो एक बात करें तो ये लिखे कौन है, आपका द सोल्जर को लिखे हुए हैं, आपको ये पता होगा, ये लिखे हुए हैं द सोल्जर को। द सोल्जर को लिखे, द सोल्जर क्या है, तो एक प्रकार ये सोनेट है, सोनेट। और सोनेट को हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इसको हम वॉर पोएट्री भी बोल सकते हैं, वार पोएम में, इसको हम युद्ध कवि युद्ध कविता इसको बोल सकते हैं, युद्ध कविता भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ युद्ध के बारे में ही बात किया गया है। और ये जो रूपर्ट ब्रूक है ये इनको जो कहा गया था, क्या कहा गया था रूपर्ट ब्रूक को, चलिए इसको हम बताते हैं आपको। ये जब को रूपर्ट ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक को आपको ये हैंडसम इसको पोएट भी कहा जाता था, हैंडसम यानी जो इंग्लैंड के थे ना, एक W.B. येट्स थे, कौन थे आपका W.B. येट्स बोले थे कि ये जो आपका ये रूपर्ट ब्रूक है पूरा इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पोएट इनको बोले हुए थे, तो ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में आता है इसलिए हमने आपको बताया। चलिए अब आगे जो आपका चैप्टर है वो है माय ग्रैंड मदर हाउस, जो इम्पोर्टेंट है, ये समरी है। चलिए इसको समरी को बताते हैं कि एग्जाम में अगर ये चैप्टर का आता है तो कैसे लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। लिखना जो है कुछ इस प्रकार से है कि माय ग्रैंड मदर हाउस वाज रिटन बाय कमला दास, जो माय ग्रैंड मदर हाउस है उसको कमला दास लिखे हुए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी बताते हैं आपको कुछ। माय ग्रैंड मदर हाउस, माय ग्रैंड मदर हाउस, इसको जो है कौन लिखे हुए है, तो इसको पता होगा, ये लिखे हुए हैं कमला दास अपने, इसको कमला दास इसको लिखे हुए हैं। और वो जो प्रकार क्या है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो ध्यान रखेंगे, यानी ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं आत्मकथा को, यानी जो अपने बारे में जो लिखा गया होता है, जो कि उसी को हम आत्मकथा बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं, आत्मकथा है। और आगे कहते हैं माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है। और कमला दास कहाँ के थे इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड का नहीं, वो इंडिया का ही था, मिस्टेक हो गया, आप आइए इंडिया का ही रहने वाला था। इंडिया कौन कौन से, चलिए आपको बताया था, महात्मा गांधी आपको इंडिया के है, डॉक्टर जाकिर वो भी इंडिया के थे, और मनोहर मालवीय वो भी इंडिया के ही है, और जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो अमेरिका के है। तो छोड़िए इसको पहले देखते हैं आगे। अब आगे है कि मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर ऑटोबायोग्राफिकल, इट इज ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय हर, यानी कि उनकी अधिकांश कविताएं आत्मकथात्मक है, यह भी उनकी एक आत्मकथात्मक कविता है। इस कविता में वह बताती है कि
कि कैसे उसकी और उसकी दादी के बीच प्यार का एक बंधन था। यानी वो अपने दादी, जो उनकी दादी थी, उनकी याद में जो ये आपका कविता है इसको लिख रही है, और उनकी मौत के बाद वह अकेले कैसा महसूस करती, कितना उनके दुखद हो, कैसे हो गई याद आती है, उनके याद में यह कविता को क्या करिए लिख रही है। कौन? कमला दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब अगला पैराग्राफ पढ़ाइए। अब है आपका शी सेज दैट ही हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वाज एन एडोप्ट ऑफ लव एंड इंटीमेसी, यानी कि शी इंजॉयड अंडरस्टैंडेड लाइब्रेटरी देयर। यानी इसका मतलब है कि वह कहती है, शी सेज दैट, वह कहती है कि उसकी दादी का घर प्रेम और आत्मीयता का घर था। कैसा घर था? हर ग्रैंड मदर हाउस एंड एडोब ऑफ लव एंड इंटीमेसी, यानी कि वह प्यार और अभिहिचक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वहाँ पे जो रहती थी जब लेखक, तो बहुत स्वतंत्रता के रहती थी, एकदम खुल के जीती थी। शी एंजॉयड अंडरस्टैंडिंग लाइब्रेटरी देयर, यानी कि वहाँ उसका जीवन बहुत सुखमय था, बहुत ज़्यादा, एकदम इंजॉय करते बहुत उनको आनंद ले रही थी। हर लाइफ देयर वाज ऑल हैप्पी, यानी कि उसकी दादी की मृत्यु के बाद किताबों और घर में सांप घूमने लगे थे उसका जीवन। और सांप घूमने, जब समझ आदमी जब रहेगा ना तो कुछ कुछ अपना जानवर तो अपना घर बना ही लेते हैं। आफ्टर ही ग्रैंड मदर डेथ स्नेक्स स्टार्टेड मूविंग अमोंग द बुक्स एंड इन द हाउस। ये जो लाइन है आपका कि ये प्लान स्टार्टेड मूविंग अमोंग द बुक्स एंड इन द हाउस, ये जो लाइन है बार बार पूछा था कि ये जो कहाँ से लिया गया, तो बताना कि ये माई ग्रैंड मदर हाउस से ये लिया गया है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ पर आइए। अगला जो पैराग्राफ है, शी वाज टू यंग टू रीड दोज बुक्स, यानी कि वह उन किताबों को पढ़ने के लिए बहुत छोटी थी। जब छोटी थी तो उन किताबों को जब देखती थी उनको मन करता था कमला दास को कि हम भी इन किताबों को पढ़े कि आखिर लिखा गया है, दादी माँ हमारी क्यों रखती है, इन्होंने लिखा क्या हुआ है, बात क्या है। तो वो देखने के उस समय क्या था, वो पढ़ ही नहीं पाती थी, वो सक्षम नहीं थी, उसमें उन्हें सामर्थ्य नहीं था कि हम पढ़ सके। जब लेकिन अब पढ़ पाती है तो अब वो बहुत घर से अपने बहुत दूर है, तो वो याद करते काश वो दिन कितना अच्छा था। आप भी इसे मान के चलिए आप बड़े होंगे आप तो, अब बचपन का जो दिन था, बचपन में जो काम करते उसको याद एक बार सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको याद आएगा, बहुत ज़्यादा आँख में आंसू भी आ जाएगा आपको सोचते होंगे। तो शी वाज टू यंग टू रीड दोस बुक्स, यानी शी कुड नॉट रिसीव सच लव एज ही गोट इन द दैट ग्रैंड मदर हाउस, यानी इसका मतलब उसे वैसा प्यार नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, जैसा उनके दादी के पास मिला था, जैसा उस दादी के घर में मिला था, जैसा उनके दादी के घर में मिला था। शी विशेस टू सी दैट हाउस अगेंस्ट द फील द सेम लव, वह उस घर को फिर से देखना और उसी प्यार को महसूस करना चाहती है। यानी कि जो पहले के जो था उनको वही प्यार को चाहती कि हम वह दोबारा मिला, तो उससे तो संभव नहीं है क्योंकि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है, कोई उपाय ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो पैराग्राफ है, शी ट्राइज टू कैप्चर लव एंड फ्रीडम बाय प्रिपेयरिंग थॉट्स ब्लिंड आइज ऑफ विंडोज एंड लिसन टू द फोर्जन एयर बट इन वेन, वह प्यार और आज़ादी को कैद करने की कोशिश करती है। शी ट्राइज टू कैप्चर, वो प्यार और आज़ादी को कैद करने की कोशिश करती है, कैप्चर लव एंड फ्रीडम बाय प्रिपेयरिंग ट्रूथ ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज एंड लिसन टू द फोर्जन एयर बट इन वेन, यानी कि वह बंद पड़ी जमीन से छू कर प्यार करती है और खिड़कियों की आंधी आंखों से झांकती है। शी फील्स अलोन एंड फ्रस्ट्रेटेड, शी सीक्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर, दिस इज अ फाइन पोएम, यानी कि बहुत अच्छी हुई और जमी हुई इस हवा को सुनती है, यानी कि वो अपने भावनाओं की तरफ बदली कि हवा जो है जम गया है, यह हो गया, लेकिन व्यर्थ वह अकेली और निराश महसूस करती है। वह अजनबी के दरवाजे पर प्यार होती है, स्ट्रेंजर होती है, वो अजनबी जो होती है स्ट्रेंजर, उसके दर पर अब प्यार के दृष्टि जाके हमको जो दादी की माँ के जो पास जो प्यार मिला था वो हमें मिला, ऐसा वो सोचती है। और आगे यह एक अच्छी कविता है, लिखना है आपको लास्ट में किया गया है, एक अच्छी कविता है, लेकिन हमेशा लिखना होता है कि ऐसा लिखे तो एग्जाम को लगता है कि हाँ कुछ जानकारी है इसलिए लिखता है, कि कुछ ना कुछ इसमें तारीफ तो वो करना ही पड़ता है। और लास्ट में लिखा गया, सी सक्सेस इन कन्विंसिंग हर फीलिंग थ्रू दिस स्मॉल पोएम लव अकॉर्डिंग टू हिम इज अ रियर कमोडेंट्री इन द वर्ल्ड टू टूडे, यानी कि इस छोटी सी कविता के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफल रही। उनके अनुसार आज की दुनिया में प्रेम एक दुर्लभ वस्तु है, जो सबको नहीं मिलता है। प्रेम जो है एक दुर्लभ वस्तु है, जो आप माँ बाप से करते हैं वो एक दुर्लभ वस्तु है, दोबारा कोई उसको
नहीं दे सकता उस लेवल के। तो अब देखते हैं, ये भी आप जो माय ग्रैंडमदर हाउस है इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए आज का ये अगर क्लास पसंद आ रहा है, ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसको लाइक भी कर सकते हैं, लाइक करके एक और शेयर कर सकते हैं। और जो भी नए बच्चे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एक और चैनल है योद्धा क्लासेस के नाम से, आप लोग जाकर उसको भी यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं एनएपिटाफ, जो भी वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः बार ये आते हैं एग्जाम में। एनएपिटाफ जिसको वाल्टर डिलामेयर जिसको लिखे हुए हैं, और इसका जो समरी है ये बहुत बार आता है, इसलिए इसको भी हम ले लिए हुए हैं। और अभी हम पोएट्री सेक्शन का देख रहे हैं, अगले एक और आपका क्लास लाएंगे जिसमें आपको प्रो सेक्शन का भी सारा बता देंगे, प्रो सेक्शन का भी बता देंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखना है स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा। देखिए शुरू से मैं क्या कहा जा रहा है, देखिए ये जो है एनएपिटाफ एक लेडी होती है जो कि मर चुकी होती है, उसके बारे में जो वाल्टर डिलामेयर होते हैं वो उनको याद में जो इसमें बात कर रहे होते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए एनएपिटाफ इज अ मेलनकॉलिक पोएम रिटन बाय वाल्टर डिलामेयर। He was an English poet. An epitaph is a melancholic poem written by Walter de la Mare. An epitaph वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई एक उदासीन कविता है। और आगे तो ही वाज एन इंग्लिश पोएट, वह एक अंग्रेजी कवि थे। और उसके बाद है कि फेमस फॉर हिज राइटिंग फॉर चिल्ड्रेन, जो बच्चों के लेखन के लिए प्रसिद्ध है, बच्चों के लिए जो कुछ वो लिखा करते थे, बच्चों के लेखन के लिए वह प्रसिद्ध है। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. In this poem, he has talked about the passing nature of a woman. वह 4 वर्ष की आयु में अपना पिता को खो देती है, मात्र 4 वर्ष का उनका उम्र था। तभी यानी कि वाल्टर डी ला मेयर के बारे में बात की जाए, 4 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई थी। और वो अपने परिवार के साथ वो लंदन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? लंदन। या फिर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो ध्यान रखिएगा, वो लंदन चले गए थे। इस कविता के बारे में उन्होंने एक मानव के गुजरने वाले स्वभाव के बारे में बात की है कि जो कोई व्यक्ति चला जाता है तो हमको उनको कितनी याद आती है, उन चीज़ों के बारे में इसमें आपको जानने को मिलेगा। अगले पैराग्राफ पर आते हैं तो देखिए, द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिटाफ, कवि एक and that epitaph is of lady who belongs to the west country। यानी जो एपिटाफ का मतलब आपको समझाते हैं। एपिटाफ का मतलब क्या होता है? एपिटाफ का जो मतलब होता है वो होता है आपका स्मारक। क्या होता है? इसको हम स्मारक बोलते हैं। यानी कि जो आप देखते होंगे, आपको अगर कब्रिस्तान में आप गए होंगे या फिर कोई भी जहाँ पर शब्द अपनाया तो कुछ इस प्रकार से कुछ होता है। यानी कि कभी देखे होंगे, इसमें क्या होता है, नाम, इसमें नाम लिखा होता है, नाम, इसमें जो एक कहा के थे, यानी कहा के थे, यानी इस कारण कुछ ना कुछ इसमें जो होता है, इसमें आपको इस प्रकार से कुछ ना होता है, छोटा सा बना होता है, इसमें आपको कुछ इसके बारे में लिखा को मिल जाता है। तो इसको हम स्मारक बोलते हैं, स्मारक। तो इसमें क्या होता है, जो कवि है, कौन से कवि? तो वाल्टर डी ला मेयर है। इसको वाल्टर डी ला मेयर को पीपल पोएट के भी नाम से जाना जाता था, पीपल्स पोएट, ये भी याद रखिए, इनका नाम जाना जाता है। तो ये जो वाल्टर डी ला मेयर है, इन्हीं के जो है एक इनका कोई लेडी है, पता नहीं क्या लगती है वो तो नहीं पता, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो ये जो क्या करते हैं, उनको जो वाल्टर डी ला मेयर उनकी याद नहीं बताती कि ये जो लेडी थी ना, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, वेस्ट कंट्री की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि हैंडसम तो नहीं बोल सकते, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी। तो इस प्रकार से बोलती है। चलिए आपको पता चल जाएगा, अभी जाइए थोड़ा देर और इसको देखिए क्या है। इसमें देख लीजिए, इन द वर्ड ऑफ पोएट शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट। यानी कि कवि एक समाधि लेख, यानी कि एपिटाफ को हम एक प्रकार एपिटाफ को हम समाधि लेख भी बोलते हैं। समाधि लेख के पास बैठे हुए हैं, कौन? लेखक जो समाधि लेख यानी कि एपिटाफ के पास बैठे हैं कवि। एक और एक समाधि लेख एक महिला का है, एक महिला का समाधि लेख है जो पश्चिमी देश की है, जो कि वेस्ट कंट्री के है। कवि के शब्दों में वह पश्चिम देश की सबसे सुंदर महिला है, सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सबसे सुंदर महिला। संभवतः उसके मन में उसके प्रति स्नेह, यानी कवि के प्रति जो है, कवि जो है स्त्री से प्यार कर सकती है, अभी कोई भी हो सकता है उनका, यानी स्नेह बहुत है, इसलिए वो अपने भावनाओं की तरफ से बोल रहे हैं। अगले पैराग्राफ पर आते हैं तो देखिए, बट द ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर, इट हैज टू पास अ डे। यानी कि लेकिन खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहती। ये भी बताते हैं, जो लेखक खुद ही कहते हैं कि जो खूबसूरती है वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, वो कभी ना कभी मिटना ही है, उसको माटी में मिल जाएगी खूबसूरत। आप कितना भी खूबसूरत हो, आपको घमंड नहीं करना चाहिए, ये आपको भी मानना होगा। एंड द सेम हैपेंड विथ
दैट लेडी, यानी कि उसके बाद इससे एक दिन गुजरना ही एक सुंदरता को, और उस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन अब क्या मर चुकी है। अब कभी ये सोचता है अगर हम भी मर जाएंगे तो उस लेडी के बारे में कौन सोचा, कौन याद रखेगा। अरे ये तो पूरी पूरा बेस्ट कंट्री का सबसे सुंदर महिला थी, कौन याद रखेगा। हमें नहीं जानते हैं कि सुंदर है, बाकी सब तो अपने अपने काम में मग्न है। पता नहीं क्या था, कुछ समझ में नहीं आया इसमें कि आखिर कौन थी वो लेडी की जिसके प्रति जो वाल्टर डी ला मेयर है इतने प्रेम जता रहे हैं। और देखिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वह कौन होगी। एंड टुडे द पोएट फियर्स दैट आफ्टर हिज डेथ हु विल रिमेंबर हर, यानी कि उसके बाद, और आज कवि को डर है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे कौन याद रखेगा। आपने बताया था ना कि वो अपने यही सोच रहा है कि अगर कभी सोच रहा है कि हमारी मृत्यु हो जाएगा तो इस लेडी को कौन भला याद रखेगी। अपनी वो परवाह नहीं कर रहे, उस लेडी की परवाह कर रहे, उस महिला का परवाह कर रहे जो कि पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिला है। और देखिए एन एपिटाफ का अगला जो लास्ट में कैसे लिखना है, लास्टली आपको कैसे लिखना है देखिए इसको थोड़ा और है। लास्टली we can say that it's really an awesome poem written by Walter de la Mare, in which he has brilliantly shown that every living being in इज मॉर्टल। यानी कि अंत में हम यह कह सकते हैं कि यह सचमुच वाल्टर डी ला मेयर द्वारा लिखी गई एक अद्भुत कविता है। देखिए लास्ट में आप किसी भी पोएम को लिख रहे हैं, लास्ट में लिखना ये है कि उनका जो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, ऐसा लिखना होगा ताकि आपको जो होता है पूरा जो अंत का समझ आता है। नहीं पूरा लगता है कि अब इसका क्या हो रहा है, कि इसका जो आपका कविता है इसका अंत हो रहा है, यानी इसको पता चलता है। जिसमें उन्होंने शानदार ढंग से दिखाया गया है कि प्रत्येक जीवित प्राणी जो है वो नस्ल हो, जो भी जीवित है उसको मरना ही है, इसमें बताया जाता है। और एक और पैराग्राफ इसको देखिए, द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिटाफ इज योर लेडी हु बिलोंग्स टू वेस्ट कंट्री है, तो हमने बताया ही था। तो समझ गए होंगे। तो आज का एक क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। पसंद आया तो आपको जरूर लाइक करें, शेयर करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।